नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गोपाल कुकरेजा और मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पिछले 27 साल से हूँ। मेरी कंपनी का नाम है प्रॉपर्टी प्रमोशंस। और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन रियल एस्टेट से जुड़े कुछ सवालों की है, जहाँ सवाल आपके होंगे और जवाब मेरे। शुक्रिया। डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्टी ले कौन सी रहे हैं। आप प्रॉपर्टी ऐसी ले रहे हैं जो एक इंडिपेंडेंट लैंड है, इंडिपेंडेंट कोठी है, तो उसका पूरा चेन सिस्टम वो अगर किसी बिल्डर ने अलॉट करी है तो उसकी बिल्डर की अलॉटमेंट से लेकर जो भी लास्ट आपका सेलर पार्ट है उसकी पूरा टाइटल और पूरी चेन आपको चेक करनी नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। आप किसी अच्छे डॉक्यूमेंट राइटर से या एडवोकेट से उसको चेक करवाएं कि जिस दिन वो प्रॉपर्टी अलॉट हुई। एग्जांपल के तौर पे हम डीएलएफ फेज़ 1 की बात कर लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी डीएलएफ की है और फेज़ 1 की बात कर रहे हैं तो फेज़ 1 में जब उनकी अलॉटमेंट हुई होगी तो उनके डॉक्यूमेंट्स बनने शुरू हुए होंगे। उनके नाम पे एक अलॉटमेंट लेटर होगा, उनके नाम पे पोजीशन लेटर होगा, उनके नाम पे कन्विंस डीड होगी। उसके बाद किसी और ने लिया है तो उनके नाम पे रजिस्ट्री होगी। उसके बाद अगर आप परचेस कर रहे हैं तो वो पूरा चेन टाइटल आपको चेक कराना है जहाँ से इस प्रॉपर्टी की शुरुआत हुई। अगर आप बिल्डर फ्लोर की बात करें तो सेम उस रहेगा तरीका कि जिस बिल्डर से आप परचेस कर रहे हैं तो उस पास पूरी चेन होनी चाहिए, ताकि आप तक आने तक कोई भी बीच में आपको दुविधा ना हो और कभी भी 5,000 10,000 रुपये खर्चने में अपने पैसों को ना बचाएं। आप कई करोड़ रुपए लगाने वाले हैं अपनी प्रॉपर्टी को परचेस करने में, तो उस प्रॉपर्टी को पेपर्स को चेक कराने में आप कभी भी 5-10,000 रुपये ना बचाएं। ये आपके वेस्ट नहीं है, ये आपके इन्वेस्टमेंट ही माने इसको आप। अगर आप नोएडा में प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट लीज पे है, जहाँ 99 ईयर का पट्टा है, पट्टा बोलते हैं उसको। और उसके बाद कई सारी चीज़ें होती है मेंटेनेंस को लेके, जहाँ खाली प्रॉपर्टी का टाइटल आपको चेंज नहीं कराना, टाइटल को चेंज कराने के बाद उसकी कॉपी आपको जो भी उस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है उस मेंटेनेंस एजेंसी को देनी है, और एजेंसी ताकि आपके रिकॉर्ड्स में आपका नाम भी चेंज हो सके। और अगर आप प्रॉपर्टी उसको लीज आउट कर रहे हैं, किसी टेनेंट को दे रहे हैं, तो उसकी मेंटेनेंस वो बियर कर रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी को रख रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस रिकॉर्ड के अंदर आपका नाम भी होना चाहिए और वो मेंटेनेंस आपको देनी भी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहला ध्यान तो ये रखें कि कोशिश करें कि प्रॉपर्टी टी पॉइंट पे ना हो। टी पॉइंट पे ना होने के बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न भी हैं। कई बार जितनी भी गाड़ियां सामने से आती हैं उनकी लाइट आपकी किचन, जब भी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पे बनेगी तो आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी का किचन बाहर साइड होता है, तो सारी लाइट्स आपकी किचन में पड़ती हैं। जितने भी स्वीपर हैं जब वो क्लीन करते हैं तो सारी धूल मिट्टी आपके पास ही आती है। तो कोशिश करें कि ये नॉइज़ पोल्यूशन से बचने के लिए या डस्ट से बचने के लिए आप कोशिश करें कि आपकी प्रॉपर्टी टी पे ना हो। अब जिनकी प्रॉपर्टी टी पे है अब कोई बात नहीं, लेकिन आप नया परचेस कर रहे हैं तो पहला याद रखें कि टी पे ना हो। दूसरी बात जरूर ध्यान रखें कि आपकी प्रॉपर्टी के आसपास कोई भी अगर स्पिरिचुअल प्लेस है, आप बहुत धार्मिक है और आपको अच्छा लगता है मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना या चर्च जाना या मस्जिद जाना, तो ज़रूर आप इस प्रॉपर्टी को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर कहीं नॉइस आती है, आप स्पिरिचुअल तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है डिस्टर्बेंस आती है इनकी वजह से, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा दूर ले लें, ताकि आपको उस नॉइस की, क्योंकि सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है कि आप उस चीज़ को देख के लें। मैं किसी धर्म के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि वो प्रॉपर्टी पास में नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लें, और अगर आपको नहीं लगता है तो आप इस पार्ट को भी अवॉइड करें। तीसरी बात मैं कहूँगा कि आपकी प्रॉपर्टी लेते वक्त आपके सामने अगर स्कूल है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो हाई स्कूल है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कोशिश करें कि आप स्कूल के सामने वाली प्रॉपर्टी ना लें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर सुबह से शाम तक इतनी डिस्टर्बेंस होती है कि आपको लगेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी की जो बहुत मेहनत से कमाई पैसा था उस पैसे को कहाँ लगा दिया। उसके अलावा एक कोई नर्सिंग होम की साइड है, कोई हॉस्पिटल है, कोई ट्यूबवेल है, कोशिश करें कि आप अपनी प्रॉपर्टी को उसके पास ना लें। तो ये 7-8 ऐसे पॉइंट हैं। नॉर्थ में लोग साउथ फेसिंग प्लॉट को या घर को लेना अवॉइड करते हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप साउथ फेसिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरे कुछ पॉइंट क्या थे? टी पॉइंट पे ना लें, साउथ फेसिंग को अवॉइड करें, स्पिरिचुअल प्लेस को सामने पास होना अवॉइड करें। आप
सामने कोई स्कूल की साइड है, नर्सिंग होम की साइड है, हॉस्पिटल की साइड है, ट्यूबवेल है, उसको अवॉइड करें। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप ये मान के चलें कि आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस में इजाफा रहेगा ही रहेगा। और आपको अगर पार्क फेसिंग चीज़ मिल जाती है, कॉर्नर मिल जाता है और जितने एलिमेंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं वो उसको नहीं होते हैं, तो मान के चलें कि आने वाले वक्त में आपकी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टियों से ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको दे सकती है। प्रॉपर्टी कोई भी हो, अगर आपकी जांच करने का तरीका या जांच करवाने का तरीका बिल्कुल सही है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी देश के किसी भी हिस्से में ले सकते हैं। तरीका सही होना चाहिए। अगर आज हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि गुड़गांव में आपको 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड लेनी है, या आपको लगता है इन फ्यूचर फार्म हाउस बनाएंगे या फार्म लैंड बनाएंगे, अपनी खेती करेंगे, शौक होता है आजकल, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको उस पार्ट ने दिए हैं जो बेचना चाहता है, उसके साथ आप रिकॉर्ड में उसकी म्यूटेशन निकलवा लें। साथ साथ एक पटवारी से 40 साल रिकॉर्ड होता है, जो लास्ट 40 ईयर का रिकॉर्ड है। पिछले 40 साल से इस प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी, फिर किसके नाम पे आई, फिर किसके नाम पे हुई, इसके अंदर कोई पट्टा तो नहीं है। जो प्रॉपर्टी आपने ली है उस प्रॉपर्टी को लैंड ओनर ने कहीं पट्टे पे तो नहीं दे दिया, ये रिकॉर्ड भी आप म्यूटेशन में चेक कर सकते हैं। और ये सवाल पटवारी से कर सकते हैं कि हमारे को कोई पट्टे वाली प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, और उसका रिकॉर्ड 40 साल का निकलवाएं, उसकी पूरी जांच कराएं, तभी एग्रीकल्चर लैंड आप परचेज करें। सबसे पहले तो उसकी आप चेंज जब चेक कराएंगे कोर्ट में, कचहरी में, या जिस बिल्डर की वो प्रॉपर्टी है उसके ऑफिस में जाके, तो आपको 90% चांस तक पता लग जाएगा कि वो टाइटल क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है, या उसमें किसी और पर्सन ने कभी कोई एग्रीमेंट टू सेल तो नहीं कर रखा, या कोई रसीद तो नहीं करी हुई। इसका अंदाज़ा आपको तहसील से या किसी बिल्डर के यहाँ से कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो साथ साथ एक काम और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं लेकिन करना चाहिए। आप सबसे नज़दीक थाने में चले जाएं और उस थाने में जाके जो भी वहाँ पे कंसर्न पर्सन है उनसे पूछ लें कि मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद, कोई क्रिमिनल केस, कोई डिस्प्यूट, कोई प्रॉपर्टी केस, किसी भी तरीके का विवाद की कोई एप्लीकेशन, कोई कंप्लेंट, कोई FIR तो नहीं हुई है। सबसे पहले कोई भी डिस्प्यूट अगर आएगा तो उस प्रॉपर्टी के पास वाले थाने चौकी में ही आएगा। ये लोगों को शायद बात बड़ी अटपटी लगेगी लेकिन सच है। अगर आप ये भी एक बार तसल्ली कर लें तो आपकी टेंशन बहुत हद तक कम हो जाती है। अगर आप 100% सेफ चलना चाहते हैं तो आप जैसे ही उस प्रॉपर्टी का रेरा नंबर आ जाए उसके तुरंत बाद उसको परचेज कर लें, ताकि आपको 2 या 3 साल टाइम मिल जाए उस प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन को लेने का। तो यही एक राइट टाइम है एक सही इंसान के लिए। जब रेरा आ जाता है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी हर तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाती है और वो प्रॉपर्टी डेवलपर को बेचने के लिए बिल्डर एलिजिबल हो जाता है। आप उस स्टेज में प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लुभावने से बेनिफिट्स बताते हैं लोग, आपको लालच भी आता है कि अभी प्रॉपर्टी का रेरा नहीं आया, पहले परचेज कर लीजिए, प्री लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च, इंटरनल लॉन्च, कई तरीके के चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग उस टाइम पे बिना पेपर पेन करे ट्रस्ट पे चीज़ें ले भी लेते हैं। ये डिपेंड करता है सामने वाले और आपके रिलेशन के ऊपर। हम नहीं बोलते कि आप जब तक किसी बिल्डर का रेरा जब तक नहीं आता तब तक प्रॉपर्टी परचेज करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार बिना किसी पेपर पेन के भी प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपके और बेचने वाले के रिलेशन पे और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर।